हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। और हम कर रहे हैं यूनिट 7 में पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन एंड स्ट्रेस कर रहे हैं। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद है कि आप बहुत ज़ोरों शोरों से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो हम शुरू करते हैं पार्ट 4 का क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 4 में क्वेश्चन 1 कहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग से है अप्रोच टू पर्सनालिटी एंड उसका की फैक्टर क्या है। तो की फीचर क्या है? फर्स्ट में ये कहता है साइकोडायनेमिक, एंड साइकोडायनेमिक किससे रिलेटेड है? साइकोडायनेमिक इनर फोर्सेस से रिलेटेड। तो ए का क्या होगा? ए का होगा थर्ड। नेक्स्ट कहता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस पे फोकस करता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। तो जो बी का होगा वो क्या होगा? बी का होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एंड थर्ड वन इज कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव अप्रोच किस पे हाईलाइट करता है? लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल प्रोसेस। द राइट आंसर इज सी का जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 2। एंड बिहेवियरिस्टिक इज लर्न ड्राइव। तो जो सीक्वेंस बनता है वो क्या होता है? ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ फ्लो। फ्लो को कौन ये डिस्क्राइब नहीं करता है? लॉस ऑफ सेल्फ, इंटरनल टॉक, वननेस या क्लैरिटी ऑफ एक्शन। फ्लो क्या होता है? फ्लो एक स्टेट है, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटी वेयर सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपीयर। फ्लो में क्या करता है? व्यक्ति पूरी तरह से कार्य में डूब जाता है और फिर वो आत्मचेतना कम हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? एकात्मकता और कार्य की स्पष्टता होती है और व्यक्ति क्या करता है? सामान्यता कम हो जाती, आंतरिक जो सेल्फ इंटरेक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम होता है, न कि बढ़ती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंटरनल टॉक। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फर्स्ट रिस्पॉन्स दैट पीपल टिपिकली एक्सप्रेस व्हेन फ्रस्ट्रेटेड, यानी निराशा की स्थिति में लोग सामान्यतः सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देते हैं? ट्राई अगेन, गेट एंग्री, गिव अप एंड बी क्रिएटिव। तो जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा गोल क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है ना। फिर हम क्या करते हैं? इमोशनल अराउजल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या हो जाते हैं? गुस्से में आ जाते हैं। गेट एंग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट विथ रेफरेंस टू द जेम्स लांजर थ्योरी ऑफ द इमोशन, यानी जेम्स लांजर थ्योरी के भाव सिद्धांत के अनुसार घटना का सही क्रम में लगाना है। तो जेम्स लांजर जो थ्योरी दिए थे उसके अनुसार क्या होता है? इमोशन हमें कैसे अराउज होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमें इमोशन फील होता है। और पहले फिर क्या होता है? सिचुएशन इज फर्स्ट इंटरप्रेटेड। हम क्या करते हैं? सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं। देन हमारे बॉडी में कुछ रिस्पॉन्सेज आते हैं और फिर सेंसरी फीडबैक होता है जो क्या करता है? ये चेंजेस की वजह से हम क्या करते हैं? इमोशन को फील करते हैं। तो जो सीक्वेंस बनता है वो क्या बनता है? BDECA। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहता है स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस इन रिलेटिवली ऑर्डिनरी लाइफ कंडीशन, यानी तनाव सामान्य जीवन परिस्थिति में भी अनुभव किया जाता है। और रीजन क्या कहता है? कि कोई भी घटना जो है व्यक्ति में परिवर्तन या आकलन की मांग करता है, तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो बोथ आर ट्रू। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से कहता है असर्शन एंड डिफेंस से ड्राई रिडक्शन वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन एक्शन टेकन टू रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय नीड्स, यानी ड्राई रिडक्शन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? आवश्यकता से उत्पन्न तनाव को कम करने वाले व्यवहार की व्याख्या करते हैं। और रीजन में क्या कहता है? कि मानव शरीर अपनी शारीरिक अवस्था में संतुलन बनाए रहता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो
बोथ आर ट्रू, लेकिन वो इससे सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में क्या करता है, ड्राइव रिडक्शन की बात करता है, और सेकेंड में होम्योस्टेसिस की बात करता है। तो बोथ आर ट्रू, बट आर इज द नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेंसेशन सीकिंग अमंग एडोलसेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब है, यानी कि शोरों में जो सेंसेशन सीकिंग वाली फीलिंग होती है वो सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है। लो सेल्फ रेगुलेशन, लुकिंग फॉर नोबल एक्सपीरियंस, रिस्क टेकिंग एंड सोशलाइजेशन। तो सेंसेशन सीकिंग क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं, तो लुकिंग फॉर नोबल एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूशन इंडिकेट एन ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल इन द फेस ऑफ स्ट्रेस, यानी तनाव की स्थिति में आशावादी व्याख्यात्मक शैली को कौन सा कारण दर्शाता है। इंटरनल काउज, स्पेसिफिक इम्पैक्ट एंड अनस्टेबल आउटकम, एक्सटर्नल काउज, स्पेसिफिक इम्पैक्ट एंड अनस्टेबल आउटकम, एंड सी कहता है कि इंटरनल काउज और ग्लोबल इम्पैक्ट एंड अनस्टेबल आउटकम, और डी कहता है इंटरनल काउज, ग्लोबल इम्पैक्ट एंड स्टेबल आउटकम। तो ये क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल में क्या होता है कि एट्रीब्यूट क्या करते हैं, नेगेटिव इवेंट टू एक्सटर्नल और स्पेसिफिक एंड अनस्टेबल, है ना। हम ये सोचते हैं जो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्या सोचते हैं कि अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, बाहरी चीज़ों की वजह से हुआ है। इस प्रकार का एट्रीब्यूशन क्या करता है, सेल्फ ब्लेम को रिड्यूस करता है और हमें स्ट्रेस से प्रिवेंट करता है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल कॉज, स्पेसिफिक एंड इम्पैक्ट ऑफ अनस्टेबल आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हार्डीनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉग्निटिव फैक्टर इन्वॉल्व इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ इवेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द हार्डी पर्सनालिटी। हार्डी पर्सनालिटी में क्या होता है, ट्रिपल सी होता है, यानी कंट्रोल, कमिटमेंट एंड चैलेंज। क्या नहीं होता है, तो कॉपिंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ हार्डी पर्सनालिटी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्ट्रेस आर करेक्ट, यानी तनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला कहता है कि एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस रेफर्स टू स्ट्रेसर सच एज क्राउडिंग, एंड बी कहता है द इम्पैक्ट ऑफ अर्थ एनर्जी ऑन ह्यूमन वेल बीइंग इज कॉल्ड जियोपैथिक स्ट्रेस, and third one is stress due to fitting oneself into man-made in designing is called energetic stress, and third कहता है कि ergonomic stress refers to stress induced due to the exposure radioactive rays। तो एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस जो है वो किससे उत्पन्न होता है, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस का होता है ह्यूमन से, जो कि आसपास में हमारा भीड़ होता है, और या मेट्रो में भीड़ हुआ, किसी तरह का भीड़ हुआ, तो उस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक स्ट्रेस कहते हैं। और जियोपैथिक किससे उत्पन्न होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अर्थ होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल एनर्जी होता है जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। एंड तो जो ए एंड बी है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, और सी में क्या कहता है कि स्टेटमेंट सी जो है इनकरेक्टली डिफाइन किया जाना है, जो एनर्जेटिक और एर्गोनॉमिक स्ट्रेस है इसे गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी मनोवैज्ञानिक तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्ट्रेस इज टेम्पररी फेनोमेना, स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव परसेप्शन, पर्सनालिटी एंड स्ट्रेस आर नॉट रिलेटेड, अ सर्टेन डिग्री ऑफ स्ट्रेस इज नीडेड फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेस टेम्पररी एंड वेरीज अक्रॉस सिचुएशन सही है, और ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है और डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि लोग कैसे अलग अलग पर्सन इसे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, परसीव करते हैं। द राइट आंसर इज ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। पर्सनालिटी एंड स्ट्रेस आर नॉट रिलेटेड, ये सही नहीं है।
क्योंकि ये क्या होता है, मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस कंसिडर नेसेसरी ऑफ ये मॉडरेट लेवल जो स्ट्रेस है वो किसके लिए सही होता है, आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच द फॉलोइंग से। फर्स्ट वन में कहता है, लिस्ट वन में इमोशन आर लार्जली इनिट रिएक्शन टू द सर्टेन स्टिमुली। तो ये किसने दिया था, एवोल्यूशनरी थ्योरी व्यू, इमोशन एज इनिट रिएक्शन। तो इसका जो मैच होगा वो किससे मैच होगा आपको, थर्ड, इवोल्यूशनरी थ्योरी। फिर सेकेंड है, इमोशन रिजल्ट फ्रॉम परसेप्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक अराउजल। तो ऑटोनॉमिक अराउजल क्या होता है, जेम्स लॉन्जे ने क्या एक्सप्लेन किया था कि इमोशन जो है परसेप्शन ऑफ बॉडीली अराउजल। ओके, तो बी का क्या होगा, बी का हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट कहता है, इमोशन इज इन्फर फ्रॉम द अराउजल एंड लेबल आफ्टर इंटरप्रिटेशन। तो लेबलिंग हम किस में करते हैं, सैक्चर सिंजर में हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं सिचुएशन को। एंड लास्ट वन इज इमोशन ओरिजिनेट सब कॉर्टिकल एरिया ऑफ द ब्रेन के, ये क्या किसका है, ये है कैनन बार्ट का। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अरेंज द बॉडी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इन द ऑर्डर प्रोपोज्ड बाय हैंस सेली। यानी हैंस सेली का जो सही क्रम है उसको लगाना है। तो पहले क्या होता है, पहले स्टार्ट होता है, सिंड्रोम इंक्लूड 3 स्टेजेस, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉर्शन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी एंड ए। अलार्म, देन रेजिस्टेंस, और फिर लास्ट में क्या होता है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हंग्री पर्सन इन द टर्म ऑफ मोटिवेशन साइकिल। यानी जब व्यक्ति भूखा होता है तो उसका प्रेरणा चक्र कैसे चलता है। पहले क्या होगा, जब हम जब हमें भूख लगती है तो हमारा संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो क्या सिचुएशन हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम का सिचुएशन हो जाता है। फिर वो हमें किस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर के लिए, फूड को ढूंढने के लिए हम कुछ ये करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो पहले क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा, देन क्या होगा, फिर हम इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर करेंगे, किस लिए, भूख को कम करने के लिए हम फूड ढूंढने की कोशिश करेंगे। देन गोल के पास पहुंचेंगे और फिर हमें क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ फूड। और जब खाना मिल जाएगा तो सबसे लास्ट में हमें क्या मिलेगा, होम्योस्टेसिस सिचुएशन होगा। ये होम्योस्टेसिस तो लास्ट में ही होगा, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तभी आपको होम्योस्टेसिस यानी संतुलन, जो असंतुलन से हम क्या करेंगे, संतुलन की ओर चले जाएंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, असर्शन में कहता है कि अ पर्सन हु हैज टाइप ए पर्सनालिटी एक्सपीरियंस हाई स्ट्रेस। और रीजन कहता है कि रिसर्च शो एविडेंस फॉर कोरिलेशन बिटवीन पर्सनालिटी एंड स्ट्रेस। यानी टाइप ए व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं, अधिक तनाव का अनुभव करता है। रीजन में ये कहता है कि शोध से व्यक्तित्व और तनाव के बीच सह संबंध के परिणाम मिलते हैं। तो जो टाइप ए पर्सनालिटी है वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो कॉम्पिटिटिवनेस और टाइम अर्जेंसी, उन्हें बहुत जल्दी होती है कोई भी काम करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं होता, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत लेट लगा रहे हो। लोग इस टाइप का जो होते हैं वो टाइप ए वाले पर्सनालिटी वाले क्या होते हैं, बहुत हरी होते हैं हर चीज़ का डिसीजन। लेकिन रिसर्च डज शो अ लिंक बिटवीन पर्सनालिटी एंड स्ट्रेस। लेकिन जो क्या है
कि दिस जनरल कोरिलेशन डज नॉट फुली एक्सप्लेन टाइप ए पर्सनालिटी, है ना, जो टाइप ए जो होता है इंडिविजुअल एक्सपीरियंस मोर स्ट्रेस, ये तो सही है। तो बोथ आर ट्रू बट उसको रीजन करेक्ट से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में कहता है कि सेक्सुअल ड्राइव इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड। सेक्सुअल ड्राइव क्या है, एक टाइप का फिजियोलॉजिकल नीड है। रीजन में क्या कहता है कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट ग्रेटिफाइंग अ सेक्सुअल ड्राइव। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गलत बात है। जो ब्रह्मचारी जीवन का पालन करते हैं, जो योगी होते हैं, क्या वो अपनी लाइफ नहीं जीते हैं? तो दिस वन इज ए इज ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। सेकेंडरी ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सोर्स ट्रेट। तो सेकेंडरी ट्रेट क्या होता है? सेकेंडरी ट्रेट होता है लिमिटेड एंड सिचुएशन स्पेसिफिक। ओके, यानी कुछ चीजें होती हैं जो आपके पर्सनालिटी को क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। तो सेकेंडरी ट्रेट इज ट्रेट दैट exert relatively specific and weak effect of behavior. कार्डिनल ट्रेट क्या होता है? कार्डिनल ट्रेट डोमिनेट दैट इंटायर पर्सनालिटी ऑफ एन द इंडिविजुअल, जो आपके पूरे पर्सनालिटी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। और सी का सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? सेंट्रल ट्रेट होता है बंच ऑफ ट्रेट दैट बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल ऑफ पर्सनालिटी। एंड लास्ट वन इज सोर्स ट्रेट। तो सोर्स ट्रेट क्या होता है? की डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी दैट अंडरलाइन में अदर ट्रेट्स। द राइट आंसर इज ए का 4, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ द वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित तनाव का स्रोत नहीं है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर अदर्स, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कोवर्कर, कॉन्फ्लिक्ट विथ फैमिली मेंबर, अनप्लीजेंट वर्क एनवायरनमेंट। यानी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का कैसे उत्पन्न होता है? वर्क प्लेस कंडीशन से उत्पन्न होता है। और किसमें कॉन्फ्लिक्ट किसमें होता है? Conflict with family member is personal stress not directly related to work environment. The right answer is conflict with family member. Question number 19 कहता है the psychological state characterized by reduced self-awareness spot on by the external condition is known as, यानी बाहरी परिस्थितियों के कारण आत्म जागरूकता की कमी की मनोवैज्ञानिक अवस्था को क्या कहते हैं? एग्जॉशन, इंसिएटिविटी और डी इंडिविजुअलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डी इंडिविजुअलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। डी इंडिविजुअलाइजेशन में क्या होता है? जब इंडिविजुअल अपने आप से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, चाहे वो ड्यू टू ग्रुप प्रेजेंस या एक्सटर्नल फैक्टर जो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है फ्राइड बिलीव दैट द एट टाइम ईगो इज unable to control impulse of ID, so uses various defense mechanisms such as fixation, repression, rationalization, displacement and projection. तो फ्राइड क्या डिफाइन किए थे? रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड प्रोजेक्शन एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। The right answer is option number 2, B, C, D and E. Next question है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है which one of the following is not among the 20 needs listed by the Murray 1938। मरे ने नीड की थ्योरी दी थी, उसमें क्या नहीं लिस्टेड है? तो उसमें क्या नहीं है? सकरेंस, सेंटेंस, सेक्स या सेफ्टी। द राइट आंसर इज सेफ्टी। Murray list include need like sex and occurrence, but safety is not included the distinct need. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है which of the following are the identity status of James Marcia theory। जेम्स मार्सिया थ्योरी
में पहचान की अवस्था कौन कौन सी थी? आइडेंटिटी, अचीवमेंट, फोरक्लोजर, डिफ्यूजन, क्राइसिस एंड मोरेटोरियम। तो ए, बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं दिया था। जेम्स मार्शल 4 आइडेंटिटी है ना, अचीवमेंट, फोरक्लोजर, डिफ्यूजन एंड मोरेटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कंपोनेंट ऑफ टाइप ए पैटर्न ऑफ द पर्सनालिटी कंपासेस इज द, यानी व्यक्तित्व के टाइप ए पैटर्न के घटक कौन कौन से हैं? हैप्पी गो लकी, प्रो सोशल, इमोशनल फोकस, कॉम्पिटिटिव, स्ट्रीमिंग फॉर अचीवमेंट या सेंस ऑफ टाइम अर्जेंसी। तो अभी अभी हमने डिस्क्राइब किया था, तो उसमें ये है डी और ई होगा, यानी कॉम्पिटिटिव, स्ट्राइविंग और अचीवमेंट एंड सेंस ऑफ टाइम ऑफ अर्जेंसी, यानी बहुत ही जल्दी में होते हैं, नो टाइम फॉर सच अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है डेवलपमेंट ऑफ साइको एनालिसिस इज मार्क्ड बाय 4 phases, नेमली एंटीसीडेंट एनालिसिस हु वेयर एसोसिएटेड विद ईच फेजेस सीक्वेंशियल, यानी मनोविश्लेषण के विकास के 4 चरणों से जुड़े विचारक क्रमशः कौन थे? ब्यूरर, जीटी फेक्नर, सुलिवन, एडलर। तो द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द फेक्नर इज ब्यूनर, एडलर एंड सुलिवन। द राइट आंसर इज बी, ए, डी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, ओरिजिनल एंड द कंट्रोवर्शियल फीचर ऑफ। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस किसने दिया था? विदाउट एनी डाउट जिंग्स पर्सनालिटी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 नहीं, इतना ही क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।